नमस्कार, मैं रविश कुमार। बुधवार के रोज तमाम अखबारों में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन छाए हुए थे और गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी छाए हुए। देश के अलग अलग राज्यों से निकलने वाले तमाम भाषाओं के अखबारों में ये विज्ञापन छपे हैं और मीडिया के अनेक माध्यमों में कई दिनों से विज्ञापन छपते आ रहे हैं। अखबारों के हम आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। अखबारों की संख्या और खर्चे का पता लगाना संभव नहीं हो सका, लेकिन 26 मई के दिन मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर ये विज्ञापन छपे हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ही के दिए गए पैसे से ही आपकी ही चुनी हुई सरकार के कामकाज का हिसाब आप ही तक पहुंचाने के लिए कि इस प्रयास को खाली ना जाने दें। सुबह अगर नहीं पढ़ सके तो घर लौटकर पलटकर जरूर पढ़ें कि सरकार ने क्या क्या काम करने का वादा किया है। अगर आप इन विज्ञापनों को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो अपने ही हाथों अपना ही पैसा बर्बाद करेंगे। मुझे यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार विज्ञापन देते वक्त उसी पन्ने या होर्डिंग पर उसका खर्च बताएगी, जैसे तमाम योजनाओं का खर्च वहीं पर एक होर्डिंग बनाकर टांग दिया जाता है, लिख दिया जाता है। जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का विज्ञापन अंग्रेजी के अखबारों में छपा था, तब बीजेपी के नेता आर बालाशंकर ने ट्वीट किया कि सीपीएम कितनी बाजारवादी बन गई है, जिसने पिनाराई के शपथ ग्रहण के मौके पर राष्ट्रीय अखबारों में 2 पन्ने का विज्ञापन दिया है। डीएनए अखबार ने भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान छापा है कि ऐसा लगता है कि सीपीएम अपनी विचारधारा से दूर जा रही है। पार्टी उनके कदमों का अनुकरण कर रही है जिनकी आलोचना करती थी। वैसे मौका था आज सीपीएम के नेता जमकर मोदी सरकार के इस विज्ञापनबाजी को लेकर हंगामा करते, पर लगता है कि अखबार वो भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं। कुल मिलाकर मामला =2 का है। विज्ञापन सिर्फ विरोधी दल की सरकार का गलत होता है, अपनी सरकार का नहीं होता है। अगर विरोधी की सरकार हमारी पार्टी के अखबार में विज्ञापन दे तो गलत नहीं होता है। बंगाल से सीपीएम का एक मुखपत्र अखबार है गणशक्ति, पार्टी का ही अखबार है। इस अखबार के पहले पन्ने पर मोदी सरकार का विज्ञापन छपा है। लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने गणशक्ति का पहला पन्ना देखा होता तो डर ही जाते और कहते कि कहीं सीपीएम अपनी विचारधारा से दूर जाते जाते उनकी विचारधारा के करीब तो नहीं आ रही है। क्या ऐसा दिन आ सकता है कि बीजेपी के कमल संदेश पर सोनिया गांधी का विज्ञापन छप जाए, फोटो, और कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस संदेश पर प्रधानमंत्री मोदी का? कमल संदेश और कांग्रेस संदेश नाम भी समान है दोनों के, संदेश। सामना शिवसेना का अखबार है। इसके संपादकीय के बारे में माना जाता है कि यह पार्टी और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की राय है। शिवसेना के अखबार सामना में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर संपादकीय छपा है। इसमें कहा गया है कि मोदी मैजिक नहीं चला, क्षेत्रीय दलों को नहीं हरा पाए। सामना में भी मोदी सरकार का पूरा एक फुल पेज का विज्ञापन है और इसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने एक के बाद एक योजनाएं शुरू की, लेकिन लोगों को कुछ ही योजनाओं के बारे में पता चलता है। पुरानी सरकार भी यही सब योजनाएं अलग नाम से चला रही थी जो भ्रष्टाचार में फंसकर रह गई। शायद ये कहना चाहते हैं कि इन विज्ञापनों का खास लाभ नहीं हो पा रहा है, बताने पर भी लोग नहीं जान पा रहे हैं। मैंने भी आपसे कहा कि विज्ञापन आपके पैसे से छपते हैं, इसलिए आप अपने भले के लिए जरूर देखें, पढ़ें कि सरकार ने क्या क्या काम किया है। वैसे मोदी सरकार ने सामना अखबार के पहले पन्ने के लिए भी पहला पन्ना, उसमें विज्ञापन दिया है। मोदी जी नजर आ रहे हैं पर लोकतंत्र है। संपादकीय पन्ने पर उनकी आलोचना है, पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर है। कांग्रेस ने कहा है कि यह विज्ञापनों की सरकार है। विज्ञापन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अक्सर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की घोर आलोचना दोनों करते रहे। यह भी सही है कि किसी ने 500 करोड़ रुपए से अधिक का बजट नहीं सुना था, इसलिए लोग भी नाराज हो गए। अव्वल तो पता ही नहीं चलता है कि कितना रुपया खर्चा हो रहा है, इसलिए लोगों को पता नहीं महसूस नहीं हो रहा है कि नाराज हो तो कैसे हों। जैसे केंद्र के इन विज्ञापनों पर कितने खर्चे हुए, सिर्फ आप गुरुवार के ही नहीं बल्कि कई हफ्तों से जो लगातार छपते आ रहे हैं, उनका क्या बजट है किसी को पता नहीं, तो हंगामा भी क्या करें। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जब अपने घर आए अखबारों के पहले पन्ने पर मोदी मोदी देखा तो उन्हें लगा कि == करने का टाइम आ गया है। उन्होंने झट से ट्वीट किए और पट से चैनलों पर भी चल गए। ट्वीट पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मोदी सरकार 2 साल की सालगिरह के कार्यक्रम पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार के सभी विभागों का सालाना विज्ञापन खर्च 150 करोड़ से भी कम है। दिक्कत हमारी राजनीति में है। प्रतिस्पर्धा के चक्कर में ये दलील कम, अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में फंस जाते हैं। यह भी सोचना होगा कि हम ही पूछते हैं कि सरकार ने क्या किया तो सरकार कैसे बताएगी। एक तरीका अनेक तरीकों में से विज्ञापन तो है ही। अब आपको एक किसान की कहानी बताना चाहता हूं। नासिक से किशोर बेलसरे ने एक किसान की कहानी भेजी है।
₹1 का सिक्का लिए ये किसान आपसे कुछ कहना चाहता है। देवीदास परभणी की जिंदगी का गणित अगर आप सुलझा सकते हैं तो प्लीज डू समथिंग। देवीदास के पास पुणे के बाजार की रसीद है। देवीदास जी 952 किलो प्याज बेचने आए और बेचकर जब हिसाब किया तो बचा ₹1। ऐसा नहीं है कि उन्हें दाम नहीं मिले, 952 किलो प्याज बेचकर उन्हें ₹1523.20 मिले और कमाई कितनी हुई उनकी? ₹1523.20। इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा कट गया ₹1320। कमीशन उन्होंने एजेंट को दिया ₹91.35। मजदूरी इन्होंने दे दी ₹77.55 और अन्य मामलों में खर्चा हो गया ₹33.30। तो कुल बचा ₹1। दरअसल हुआ यह कि नासिक में एशिया के प्याज के सबसे बड़े थोक बाजार में अप्रैल से दाम गिरकर 1/3 रह गए हैं। किसानों का कहना है कि 100 किलो प्याज के लिए हमें 400 से ₹450 मिल रहे हैं, जबकि उन्हें ₹1100 से ₹1200 मिलने चाहिए। इस साल प्याज की बंपर फसल हुई है, इसलिए भी दाम गिरे हैं। हर साल ये कहीं ना कहीं हो जाता है, कभी आलू के किसान बंपर फसल के फेर में फंसते हैं तो कभी प्याज के, कभी किसी और चीज के। अब किसान सरकार से प्रति क्विंटल पे 300 से ₹400 की सब्सिडी मांग रहे हैं। माला जमीन है 4 एकड़। 4 एकड़ में से 2 एकड़ में पैदा किया गया प्याज मैंने बाजार में बेचने के लिए उतारा था। इसे बेचकर मेरी आमदनी हुई ₹1523.20, जो कि मेरे खर्च से केवल ₹1 ज्यादा है। अगर महीनों की मेहनत पर किसान के हाथ में ₹1 बचेगा तो समझिए कि हालत कितनी खराब होगी गांवों में। हम कृषि मंत्रालय की कृषि लागत और मूल्य आयोग की साइट पर गए यह देखने के लिए कि किस फसल में किसान को लागत की तुलना में कितना मुनाफा होता है। इसकी साइट पर रिपोर्ट तो 2015-16 के हैं लगे हुए हैं, लेकिन उनके भीतर लागत और मुनाफे के जो आंकड़े हैं वो 2013-14 के हैं। इससे यह पता नहीं चलता कि नई सरकार के आने के बाद खेती में मुनाफा कितना बढ़ा है, उनका पक्ष क्या है। इन आंकड़ों के अनुसार 1 हेक्टेयर खेत में किसान ने धान उगाने के लिए ₹22,645 लगा दिए। किसान को मिला ₹24,151। किसान टीवी नहीं देखता और ट्विटर नहीं देखता, तो पता नहीं आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। यानी उसको मुनाफा हुआ धान पे ₹1,506। क्या किसान को इससे काम चलेगा? उसका वो कर्ज लेता है तो उसका ब्याज भी आप जोड़ लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में धान की खेती में मुनाफा हुआ 10%, मकई में 12%, ज्वार में नेगेटिव -0.2%, बाजरा में -3% मुनाफा हुआ, मूंग की खेती में 6% का मुनाफा रहा। आंकड़ों को खोजने और पढ़ने में काफी सावधानी की जरूरत होती है, हम लोग उतने दक्ष नहीं हैं, गलती हो सकती है। फिर भी जब सरकार का जोर आंकड़ों पर इतना रहता है तो कृषि मंत्रालय के इस आयोग को हर साल और हर महीने को ब्यौरा देना चाहिए और ऐप बना देना चाहिए। कृषि मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार 2014-15 में धान की खरीद मूल्य ₹1360 प्रति क्विंटल, जिसे मोदी सरकार ने 2015-16 में बढ़ाकर ₹1410 प्रति क्विंटल कर दिया। क्या ₹50 की इस वृद्धि से किसानों को लागत का 50% मुनाफा मिलेगा? क्या वे लागत भी वसूल पा रहे हैं? लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सरकार बन गई तो किसानों को लागत मूल्य के अलावा 50% मुनाफा गारंटी करेंगे। हमने ये वादा इसलिए याद दिलाया क्योंकि सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी ने गुरुवार को मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा है। मुझे क्या पता इससे किसानों का भला हो जाए और फिर किसानों का भला होगा तो प्रधानमंत्री जी को भी वाहवाही मिलेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और बहुत लोग हैं जो मेरा बराबर हिसाब देख रहे हैं कि मोदी जो कह रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं से कोई गलत खबर आ जाए तो 24 घंटे टीवी पर चलता है कि मोदी ने उस गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन अभी बिजली पहुंची नहीं, सिर्फ खंभे पहुंचे हैं। इतना बारीकी से मेरे काम को देखा जाता है और मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार का पल पल का हिसाब होना चाहिए, सरकार का पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। ये सरकार जनता के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा और मोदी जी का। उन्होंने सही कहा कि पल पल का हिसाब होना चाहिए और ये अच्छी बात है कि वो रैली में इस बात को दे रहे हैं, कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो इससे फायदा है, सरकार को भी फायदा है, सबको फायदा है। तो हम अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा जी से समझेंगे कि किसानों को क्या राहत मिल रही है। सरकार कहती है कि फसल बीमा योजना दिया है, नीम कोटेड यूरिया दिया है, फसल बीमा दिया है, कई तरह की योजनाएं दी हैं और मुआवजे की पद्धति बदल दी है। ये जो किसान सामना कर रहा है ₹1 दाम को लेकर,
देवेंद्र जी, ये मौसमी चीज है या इसे हम किसी सिस्टम से ठीक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है रवीश जी की अगर हम ठीक करना चाहें तो हम आज भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकार हो या पिछली सरकारें हो, सब सरकारों का एक ही इरादा है कि किसान को कैसे इम्पावरिश रखा जाए, कैसे उसको मजबूर किया जाए कि वो खेती से बाहर निकले। और उसके लिए सारी कोशिश है। उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो है कि उसको दाम ना दो, उसको जो उसकी लागत है वो भी मत दो। आपने जो CSCP की रिपोर्ट बताई है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की, आपको हैरानगी हो गई जान के कि किसान ही एक ऐसा तबका है जिसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। उसमें 10% सिर्फ मैनेजरियल कॉस्ट होती है जो किसान को मिलती है। और ये देखिए, अब 7वां वेतन आयोग में कहा गया कि 108 अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। मैं नहीं कहता कि सबको 108 मिलते हैं, पर सब मिला के 108 अलाउंस मिलते हैं और किसान को कोई अलाउंस नहीं मिलता है। और किसान को सिर्फ 10% की मार्जिन आप देते हैं उसको मैनेजर कॉस्ट मान के। और अगर देखा जाए तो जो उसके जितने भी, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं तो जितने में MSP हम अनाउंस करते हैं वो उससे कम होती है। अभी मैं कर्नाटका में हूं आज, मैंने एक वहां की रिपोर्ट देखी, 17 क्रॉप्स में उन्होंने रिपोर्ट दी है। 17 क्रॉप्स में सभी क्रॉप्स में माइनस में जा रहा है, सिर्फ प्याज में, क्योंकि पिछले साल प्याज के दाम यहां ज्यादा थे। तो इसका मतलब MSP जो अनाउंस किया था वो ही कम है जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से है। तो ये सरकारें जानती हैं, ये नहीं कि नहीं जानती। फिर कहा जाता है देवेंद्र जी, हमारे सांसद ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र ही एक तरह से अर्ध शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र है। सहारनपुर का इलाका, वहां प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, तो किसान सांसदों के संपर्क में भी रहते हैं। किसान इतने भोले तो है नहीं, उनको सब चीज पता है, सारी योजनाएं देख रहे हैं। उनको भी उनकी निष्क्रियता का लाभ तो नहीं मिलना चाहिए ना, वो काफी राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं। तो क्या वो अपने सांसदों को ये फीडबैक नहीं देते होंगे? क्या सांसदों पर इन किसानों का कोई दबाव नहीं पड़ता होगा? वो कैसे फेस करते होंगे इन किसानों को? देखिए, कल बेंगलौर में एक रैली होने जा रही है जिसमें बहुत मात्रा में हजारों के किसान आएंगे और वो इसी इशू पे बात करेंगे। लेकिन आप देखना एक बात कि ना तो उसको मीडिया उठाएगा, ना ही उसकी सरकार चिंता करेगी, सिवाय ये कि सड़कें जाम हो गई हैं इस पे चिंता आएगी। किसानों के नाम पर कभी चिंता नहीं होती है। कभी दिल्ली में आंदोलन हो, कहीं बाहर आंदोलन हो, ये नहीं कि होते नहीं है, लेकिन और हमारा जो मेन लाइन इकोनॉमिस्ट है देश के, वो भी कभी इसकी बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ तब बात करते हैं कि जब आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में हो जाएगा या GST का हो जाएगा। GST पे इतनी बहस हो रही है देश में, लेकिन जो सूखा हुआ था, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फटकार लगाई तब तक सरकार नहीं सचेती। तो ये बड़ा क्लियर है कि एक हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमिक रडार स्क्रीन से किसान गायब हो चुका है, वो लुप्त हो चुका है। और ये कोशिश है सरकारों की कि किसानों को खदेड़ा जाए, बाहर किया जाए। आपसे मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि आपने 1 रुपए का किस्सा बताया किसान का, मैं उस किसान की दाद देता हूं जिसने कम से कम ये अरिथमेटिक समझाया, सबको गणित समझाया। आज हालात ये हैं कि पिछले कई महीनों से प्याज का 50 पैसे पे, 1 रुपए पे, 2 रुपए पे किलो पे किसान बेच रहे हैं। टमाटर जो है, आपको हैरानगी होगी, किसानों ने वापिस उसको खेत में उसकी जुताई कर दी, क्योंकि वो उसको क्या कहते हैं पैकिंग करना ही महंगा पड़ रहा था। लेकिन कहीं चर्चा हुई? महंगाई अगर हो जाती है, 10 रुपए हो जाता है टमाटर, तब तो हाहाकार मचता है, 24/7 टीवी बात करता है। लेकिन जब किसान मर रहे होते हैं तो कोई नहीं बात करता है। मैं ये और एक बात कहूं आपको, ये कहा जाता है कि सब ऑर्गेनाइज रिटेल जो है, जब ये रिलायंस फ्रेश आ जाएगा, इजी डे आ जाएगा, तो मिडिलमैन को खत्म कर दिया जाएगा, तब प्राइसेस ठीक हो गए। जब 50 पैसे का दाम बिकता है इसका प्याज का, तो आपने कभी देखा कि मिडिलमैन नहीं है? तो रिलायंस फ्रेश में वो 2 रुपए में बिके, वहां भी 20 रुपए में बिकता है जो कि मार्केट में बिकता है। तो एक मिडिलमैन को हटाते हैं, दूसरा मिडिलमैन आ जाता है। सिर्फ फर्क ये है कि वो टाई पहन के आता है। तो कहने का मतलब ये कि सारी चीजें इस तरीके से बनाई गई हैं कि हमें ये लगता है कि जैसे ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि आपने उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कमियां दूर की हैं, लेकिन आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने को तैयार नहीं है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि भाई इस न्यूनतम मूल्य पे ही किसान से खरीदा जाए। हालांकि न्यूनतम मूल्य भी बहुत कम होता है, लेकिन वो भी एश्योर नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन, किसान को हम ये सभी तरफ से, चारों तरफ से मार पड़ती है, और मुझे समझ नहीं आता कि वो जीवित कैसे है, अगर वो आज जीवित है तो। आपने अभी बताया कर्नाटक में ही 17 प्रकार की फसलें हैं, या अनाज हैं या फल फसलें हैं, जो भी हैं, उनमें सब में निगेटिव है, मतलब उसका मुनाफा जो है वो घाटे में खेती कर रहा है। ठीक है, ये समझना सचमुच बहुत मुश्किल है कि वो जीवित कैसे है। पर योगेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार या कोई भी आज का जो दर्शक है उसमें प्रशिक्षित है
कि ये तो खुला बाजार है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। दामी अगर लोग ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो दाम कम होंगे, किसान ने उगा ही लिया होगा ज्यादा, उसके पास सूचना की कमी है, उसने अपने आप को ग्लोबल या किसी ऐप से कनेक्ट नहीं किया, उसको पता होना चाहिए कि बिहार में कितना आलू हो रहा है तो कर्नाटक में थोड़ा कम बोलें। इन सब पहलुओं पे भी थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है, क्योंकि जब भी बात होती है किसान की इनकम की, किसान क्यों मर रहा है, क्यों आत्महत्या कर रहा है, तो एक ही आर्गुमेंट निकल के आता है, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो या इकोनॉमिक एडवाइजर हो सरकार के। वो यही कहते हैं कि साहब प्रोडक्टिविटी जो है, यानी पैदावार जो है, वो प्रॉब्लम है। अगर पैदावार प्रॉब्लम है तो रवीश जी, ये जो प्याज का हाल क्यों हो रहा है इतना बुरा? प्याज तो किसान लोगों ने बहुत पैदा किया है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? लेकिन प्रॉब्लम जो है वो नहीं जो मानना चाहते हैं वो ये है कि हमने किसान को हम इनकम या उसकी जो उसको आय होनी चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, और वो उसको डेलिबरेटली नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि साहब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि किसान ने क्या दोष किया है, क्या उसने गुनाह किया है तो फूड पैदा करके, अगर हम उसको दाम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो कंज्यूमर को महंगा पड़ जाएगा? तो ये तो तरीका नहीं है। क्राइसिस जो है वो इनकम का है। आज मेरा मानना है कि गेहूं का दाम जो है वो कम से कम 7,000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि जिस गति से बाकी सेक्शनों की तनख्वाह बढ़ी है, अगर उसी रेशियो में हम देखें जो गेहूं का दाम 45 साल पहले था, तो इसका मतलब साफ है कि किसान को वंचित किया जा रहा है उसको जो मिलना चाहिए। जो 1450 रुपए पिछले साल का मूल्य था वो बिल्कुल डिस्ट्रेस प्राइस था जिस पे सरकार ने खरीदा है। अजीब सी अब तो जनधन योजना है, एक मिनट, जनधन योजना है तो क्यों नहीं हम किसान से 1500 रुपए में खरीदें और बाकी 6,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डालें? किसान भी तो, अगर जो आज देश का एक कहते हैं ना, सबका विकास सबका साथ तभी हो सकता है जब हम किसान के हाथ में पैसा देंगे। उसके हाथ में पैसा आएगा तो सारी इकोनॉमी दौड़ेगी, क्योंकि डिमांड क्रिएट होगी तो इंडस्ट्री हमारी ग्रो करेगी। तो ये क्यों नहीं समझ आता कि किसान के हाथ में पैसा आना बहुत जरूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। हमारा भी आपके साथ किसानों के पहलू को लेकर आप जो राय देते रहे हैं, कई बार चर्चा की है, पर मेरा अपना एक अनुभव रहा है कि जब भी मैं स्टूडियो से बाहर जाता हूं, कोई भी ऐसा आदमी मिलता नहीं है जो टकराता है, जो कहे कि हाँ एक सही सवाल है, इस पर सोचा जाना चाहिए। हो सकता है कि जो टीवी के जो दर्शक समाज है वो किसानों के प्रति उससे कोई सहानुभूति नहीं है, उससे मतलब नहीं रखना चाहता है। वो 151 रुपए की दाल किलो अरहर की दाल खरीद रहा है, 167 रुपए किलो उड़द की दाल खरीद रहा है, उफ नहीं करता है, और 1 रुपया मुनाफा हो रहा है, किसान मर जा रहा है, वो भी बोल नहीं पा रहा है। तो ये अजीब सी स्थिति है इस किसानों की समस्या को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरुण जी, जो पिछला लोकसभा चुनाव था वो अर्थव्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बिगड़ी अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स थे वो कमज़ोर थे। आपको एक खराब अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। अब जो आंकड़े आ रहे 2 साल में काफ़ी उत्साहवर्धक हैं। जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चीन को हमने जीडीपी में पीछे छोड़ दिया है। आपका अभी तक का 2 साल का असेसमेंट क्या है? देखिए, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो पूरे विश्व में ये मंदी का दौर है और भारत भी उससे कुछ छूटा नहीं रह सकता। और मंदी के दौर में जो पूरी दुनिया की स्थिति है कि कुछ व्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं, वो -2% पे हैं, कुछ +1 या 1.5 या 2% पे हैं। ये पूरे विश्व की गति की पूरी कहानी है। उसमें कोई 7.5% पे बढ़े जो भारत का ग्रोथ रेट है, वो दुनिया की तुलना में बहुत अच्छा माना जाता है। और मंदी के दौर में 7.5% बहुत अच्छा माना जाता है और दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। इतिहास में पहली बार 2 साल लगातार जो मोदी जी के पहले 2 साल रहे, हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं। लेकिन जो हमारी अपनी क्षमता है, मैं मानता हूं हम उसके दृष्टि से आज भी पीछे हैं। इस 7.5% को 1-1.5% और बढ़ा पाना कुछ परिस्थितियों के साथ हमारे लिए संभव है और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें। वित्त मंत्री भी मान रहे हैं कि मंदी का दौर है दुनिया में, मगर भारत 7.5% से बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जा रहा है। मोदी सरकार के 2 साल होने पर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर कई तरह के लेख छप रहे हैं। किसी लेख में अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतर करती नजर आ रही है, तो किसी लेख में इस बेहतरी की कहानी में कोई दम नजर नहीं आता है। एक सामान्य पाठक और दर्शक के लिहाज से संतुलित राय कैसे बनाई जाए, ये समस्या हम लोगों की भी है। क्या हम जो राय बना रहे हैं वो संतुलित है, संपूर्ण जानकारी के आधार पर है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो?
अब वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के अनुसार अधिकतर इंडिकेटर बता रहे हैं कि सुधार की दिशा बेहतर है। अखबार ने 31 मार्च 2014 और 31 मार्च 2016 की स्थिति की तुलना की है तो 2014 में जीडीपी की दर है 6.60% और 2016 में 7.60%। 2014 में सेंसेक्स इंडेक्स परफॉर्मेंस का प्रदर्शन 18.70% था, जो 2016 में नेगेटिव -9.40% हो गया है। 2014 में कारों की बिक्री का दर -6.0% और 2016 में 7.20%। 2014 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ -0.10% और अब 2.40%। इसी तरह राजकोषीय घाटा भारत का काफी कम हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बढ़ने के भी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा के सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी है, फिर से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर हमला करते हुए, अगर उनकी बात सही है तब तो अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के तमाम दावों से अलग है, शंका पैदा करती है। स्वामी ने लिखा है कि राजन के ब्याज दर बढ़ाए रखने की नीति के कारण घरेलू, लघु और मध्यम उद्योग में मंदी आ गई है। उस वजह से न सिर्फ आउटपुट में कमी आई है, बल्कि अर्धकुशल मजदूरों में भयंकर बेरोजगारी बढ़ गई है। जबकि केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के विभाग की वेबसाइट से पता चलता है कि लघु और मझोले उद्योग में विकास दर 18% से अधिक है। मंत्री कह रहे हैं 18% से अधिक है, स्वामी कह रहे हैं कि सेक्टर में भयंकर बेरोजगारी और मंदी है। हम और आप क्या करें बताइए। तमाम अखबार अर्थव्यवस्था के बेहतर होने के आंकड़ों से भर गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पी वैद्यनाथन अय्यर ने 3 दिन तक एक रिपोर्ट की श्रृंखला लिखी। पहले लेख में अय्यर साहब बताते हैं कि संकट के बीच बीच में सुधार की कुछ नई कोपलें दिखने लगी हैं। ग्रामीण भारत में अप्रैल के महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री 16.24% से बढ़ गई है। हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में भी तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। टाटा मोटर्स ने कहा है कि पिछले 3 महीनों में लाइट कमर्शियल व्हीकल की बिक्री काफी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी होता दिख रहा है क्योंकि कई राज्यों में सीमेंट, स्टील, धातु और खाद वगैरह की मांग बढ़ी है और सरकारें खर्च कर रही हैं। इसके कारण कमर्शियल व्हीकल की बिक्री बढ़ी है। भारी भरकम गाड़ियों की भी बिक्री बढ़ी है। यही नहीं, भारत में तेल की खपत बढ़ी है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था चल निकली है। मगर इंडियन एक्सप्रेस की इसी समीक्षा में जेपी मॉर्गन के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट साजिद चिनॉय का कहना है कि पिछले 3 हफ्ते में व्यापार, इंडस्ट्रियल आउटपुट से जुड़े आंकड़े सुधार की ओर इशारा ही नहीं करते हैं, बल्कि डेटा यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था अपनी गति खोती जा रही है। 12 मई को जारी आईआईपी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन डेटा है वो दिखाता है कि कैपिटल गुड्स आउटपुट मार्च में 15.38% घट गया। 2015-16 के पूरे साल में आईआईपी 2.9% घट गया। आयात के आंकड़ों से पता चल रहा है कि घरेलू मांग कमजोर होती जा रही है। और अय्यर साहब और अनिल शशि के तीसरे लेख में इंडियन एक्सप्रेस में ही जो गुरुवार को छपा है, चुनौतियों की तस्वीर बड़ी भयंकर लगती है। सब कुछ ठीक रहा तो भी 12 से 18 महीने लग जाएंगे नतीजे या असर दिखने में, इनका कहना है। एक तरफ अच्छे आंकड़े हैं और एक तरफ बताया जा रहा है कि 18 महीने बाद नतीजे दिखेंगे। एक संकेत मिल रहा है कि प्राइवेट कंपनियां नए कारोबार या अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कितना खर्च कर रही हैं, यह भी एक संकेत होता है। तो एक्सप्रेस ने क्रिसिल एजेंसी के इंडस्ट्री रिसर्च के निदेशक प्रसाद कोपरकर से बात की है, जिन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल निगेटिव था। अभी जो 7% की वृद्धि हुई है वो भी मामूली है। सरकारी सेक्टर जैसे सड़क निर्माण, सोलर पावर और खाद में निवेश बढ़ा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की हालत खस्ता होती जा रही है। सीमेंट और स्टील के उत्पादन में कमी आई है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी से डॉक्टर मनमोहन सिंह, शायद आप ये बात भूल गए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय सेंसेक्स क्या था? 8,000 था सेंसेक्स का दर 2004 में। 2014 में सेंसेक्स 8,000 से कहां पहुंचा? 24,000 तक। आज सेंसेक्स कहां है? 25,600। 2% सेंसेक्स बढ़ा है, 16% रुपया घटा है। ये अचीवमेंट है इन सरकार की, इसलिए जश्न मना रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि कोई मुझे यह नहीं बताता कि बिग बैंग रिफॉर्म यानी बड़े सुधार का क्या मतलब होता है। मैंने तो सबसे अधिक सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है 24 अरब से बढ़कर 40 अरब डॉलर पहुंच गया है। उद्योग के लोग खुलकर बोल नहीं रहे हैं, उनकी समस्या समझ में आती है मुझे। प्रधानमंत्री के आगे उद्योग जगत के लोग कैसे बोलेंगे? वो हर सरकार में हमेशा प्रधानमंत्री को 10 में से 8 नंबर देते हैं। मनमोहन सिंह को भी देते थे। अंग्रेजी का एक अखबार, बिजनेस अखबार है मिंट, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार
8 बड़े सेक्टरों में नौकरियों की स्थिति खराब ही नहीं बल्कि बेहद गंभीर है। मिंट ने सरकार की कई रिपोर्ट के आधार पर अपना विश्लेषण किया है। 2009 में 13 लाख लोगों को नौकरियां मिली, 2010 में 9 लाख लोगों को नौकरियां मिली, 2011 में 9,20,000 लोगों को नौकरियां मिली, 2012 में 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली। देखिए कैसे तेजी से घटती जा रही है नौकरियों की संख्या। 2013 में 4 लाख लोगों को नौकरियां मिलती हैं और 2015 में 1 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। यानी उन 8 सेक्टरों में जहां मजदूरों की, जहां श्रम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वहां कोई वृद्धि नहीं है। नौकरियों में सृजन के मामले में बहुत खराब प्रदर्शन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मिंट अखबार लिखता है कि 2014 में बिजनेस सेंटीमेंट था, वो 15 में कम हो गया है। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह नहीं कि नौकरियां बढ़ रही हैं। ये लाइन याद करके जेब में रख लीजिए। ऐसा यूपीए के दौरान और 21वीं सदी के पहले दशक में देखा गया। जब खूब जीडीपी बढ़ी उसी दौरान नौकरियां नहीं बढ़ी, जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। कहा जाता है कि 1% जीडीपी बढ़ती है तो उसके अनुपात में बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। मिंट अखबार को एचडीएफसी के प्रधान अर्थशास्त्री अभिक बरुआ ने कहा है कि नौकरियों में कमी को अगर आप 1 से 10 के स्केल पर देखें, यानी खराब हुआ सब 10, तो अभी स्थिति है 8, यानी बेहद खराब। यह समस्या पिछले 5 दशकों से है। एचडीएफसी बैंक ने बरुआ के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार की है जो naukri.com पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास संकुचित हो रहा है, इसलिए नौकरियां घट रही हैं। जब नौकरी ही घट रही है तो अर्थव्यवस्था कहां बढ़ रही है, किसके खाते में बढ़ रही है?